हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है CGPSC ABCD में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप टाइम बर्बाद ना करते हुए एक एक मिनट का, एक एक क्षण का आप अपना सही तरीके से उसका सदुपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम विश्व में भारत की क्या भौगोलिक स्थिति है और भारत में छत्तीसगढ़ की क्या भौगोलिक स्थिति है और उसका विस्तार क्या क्या उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ये टॉपिक थोड़ा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या होगा, मतलब जो भारत है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। उसी तरह जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसका अक्षांशीय और देशांतर में विस्तार कितना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये सब भूलने वाली चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी को हम पूरा मानचित्र की सहायता के मैप की सहायता से हम देखेंगे। ठीक है, चाहे हम यहाँ पे इंडिया का भी मैप का यूज़ करेंगे और छत्तीसगढ़ के भी मैप का यूज़ करेंगे और हम मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है और मतलब कि भारत और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या क्या है। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे CGPSC का हो, CG व्यापम का हो या CG के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो या फिर इंडिया लेवल पर भी अगर कोई एग्जाम हो वहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, CG के अंदर तो है ही। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये भारत और भारत का विश्व में, इस ग्लोब में भारत का स्थान कहाँ है और भारत के जो मैप होता है उसके अंदर छत्तीसगढ़ का स्थान क्या और उनका विस्तार क्या क्या है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए देखिए, इसको हम समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ग्लोब कैसा दिखता है, ग्लोब ये क्या है। ठीक है, पृथ्वी का आकार क्या ऐसा ही है कि क्या है, हम इन सबको हमको इसमें जानना होगा। ठीक है, तो एक बात को आप पहले याद रखिए, इसे जो है पृथ्वी का जो एक मॉडल होता है इसको हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, जो ग्लोब है, ग्लोब का सबसे पहला जो विश्व ग्लोब का जो निर्माता था, ठीक है, याद रखना है आपको नाम, विश्व के ग्लोब का जो निर्माता थे, जिन्होंने सबसे पहले ग्लोब का निर्माण किया था, उनका नाम था मार्टिन बैहम। आपको याद रखना है इस नाम को। ठीक है, मार्टिन बैहम। ठीक है, और सबसे पहले जो मानचित्र का निर्माण किए थे, ठीक है, सबसे पहले मानचित्र बनाया था विश्व का। ठीक है, मानचित्र का निर्माता, उनका नाम था एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर। ठीक है, ये तो आपको फैक्ट की तरह याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा जो ग्लोब है इसमें ये वाला लाइन क्या है, ये ऊपर से जो ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और इसके पीछे नीचे कहीं साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, और जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे लाइन जो एक सर्कल की तरह जा रही है उसको क्या कहते हैं, हम सबको इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, और इस पूरे ग्लोब में भारत का स्थान कहाँ है वो देखेंगे। तो आपने सुना होगा कि भारत का जो विस्तार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, लेकिन कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे। ठीक है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल है। ठीक है, एकदम से, परंतु ये गोल नहीं होता। ठीक है, ये इसका जो ध्रुव होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर थोड़ा सा चपटा हुआ, दबे हुआ होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे पृथ्वी जो है परफेक्ट एकदम गोलाकार शेप का नहीं है। ठीक है, इसका जो है, इसका जो ध्रुव होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे थोड़ा सा ये चपटा हुआ है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चपटा होगा और इसके नीचे जो दक्षिणी ध्रुव होगा वहाँ पे चपटा होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि सेब की तरह। ठीक है, जैसे सेब में कैसे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दबा रहता है, नीचे से थोड़ा ऐसा दबा रहता है और बाकी ये ऐसे गोल रहता है। इसी तरह जो पृथ्वी है उसका भी आकार परफेक्टली गोलाकार नहीं है, उसको तो ऐसा बनाया गया है। बीच बीच में इसका जो एक्चुअली जो शेप है अर्थ का, वो इरेगुलर शेप है। ठीक है, अनियमित शेप है इसका। कहीं कहीं पे बड़े बड़े चट्टान है, कहीं कहीं पे बहुत बड़ा खाई है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पे खाई है, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो ये सभी इसका जो गोलाकार वाला, यहाँ पे मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, फिर इधर खाई है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसको परफेक्टली गोल हम कैसे मान सकते हैं? पहली बात तो ये, तो इन सब के लिए एक एवरेज जो है, एक लाइन, मीन लाइन खींच दिया जाता है, माध्य में एक ऐसा लाइन खींच दिया जाता है, ये मान के कि पृथ्वी जो एकदम से गोल है। फिर भी ये गोल नहीं है, ध्रुवों के पास थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेब की तरह दिखता है। जो पृथ्वी का शेप एक अलग डिफरेंट होने के कारण जो पृथ्वी का शेप है उसको हम जियोइड शेप कहते हैं। आपको याद रखना है, जियोइड शेप। ठीक है, और देखिए इस ग्लोब में भारत का स्थान कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर होता है। तो हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, पश्चिमी गोलार्ध क्या, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध को जानने से पहले हमको ये देखना होगा कि अक्षांश क्या होते हैं। ठीक है, अक्षांशीय रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है। ठीक है, देशांतर क्या क्या होते हैं
और देशांतर रेखा क्या होता है, इन सबको हमको जानना पड़ेगा, तब हम बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि भारत का जो लोकेशन है इस पूरे ग्लोब में वो कहाँ पर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। ठीक है, अक्षांश रेखा को हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, एटीट्यूड नहीं ना, लैटिट्यूड। और जो देशांतर रेखा होता है, देशांतर, उसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले अक्षांश से शुरुआत करते हैं कि अक्षांश क्या है। इसके बाद हम अक्षांश देशांतर को समझने के बाद हम भारत का जो ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को देखेंगे और इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी हम देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे। यहाँ से समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं अक्षांश, ध्यान से समझते चलना, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब देखिए ये अक्षांश क्या होता है। जैसे सबसे पहले जो ये पूरा जो अगर पृथ्वी है, ठीक है, मैं एक ऐसे रफली एक ग्लोब बना लेता हूँ, ऐसा ग्लोब, तो इसका बीच में एक अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ, एक वृत्त खींच दूँ, ठीक है, एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक्चुअली एक वृत्त है। जैसे यहाँ पर अगर आप इस पूरे ग्लोब को देखेंगे तो मैं ये वाला लाइन को मैं मान लेता हूँ क्या, कि ये एक सर्कल है, तो ये तो आधा सर्कल ही दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये ग्लोब के ऊपर या एक गोलाकार कोई वस्तु है, उसके ऊपर हम एक सर्कल की तरह, स्लाइस की तरह अगर हम ऐसे उसको काट दें, जैसे आलू होता है इसको हम ऐसे स्लाइस की तरह ऐसे ऐसे काट देते हैं, वैसे ही ये जो ग्लोब के ऊपर जो ऐसे एक सर्कुलर एक वृत्ताकार लाइन ऐसा खींचा जा रहा है, ये वृत्तीय पथ जो खींचा जा रहा है, पाथ जो ऐसे खींचा जा रहा है, वो क्या है, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। तो ये बीच वाला जो है इसको हम विषुवत वृत्त का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला जो है लाइन, इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ विषुवत वृत्त, या इसी को आप विषुवत रेखा कह लेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से, ठीक है ना, पृथ्वी के बीचों बीच से एक जो ऐसे लाइन हम खींच रहे हैं, ये क्या है, विषुवत रेखा कहलाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये पूरा सर्कल की तरह है, ये आधा सर्कल है, आधा इसके पीछे से ऐसे बना हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विषुवत वृत्त, ये वाला पूरा कंप्लीट एक वृत्त की तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा है, इसको इक्वेटर सर्कल समझ लीजिए। ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त जो है इससे उत्तर की ओर, जैसे ये वाला हमारे पास विषुवत वृत्त यहाँ पर है, ठीक है, ये विषुवत वृत्त है, तो इस विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर या फिर ये दक्षिण की ओर, इसके ऊपर ये नॉर्थ पोल है हमारा, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे है ये हमारा साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है। तो इस विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर या फिर विषुवत वृत्त के ये दक्षिण की ओर किसी भी स्थान पर, मान लेते हैं ये जो वृत्त है हमारा, ठीक है, इसका कोई केंद्र होगा अंदर की ओर, ठीक है ना, ये अंदर की ओर खींच, जैसे मैं यहाँ से अगर लाइन खींच दूँ ऐसे, ठीक है, ये लाइन क्या है, एक इसका व्यास होगा, जो यहाँ पे सेंटर पे कोई कोण, यहाँ पे केंद्र होगा ना, इस पूरे वृत्त का एक केंद्र यहाँ पर होगा, इसके अंदर साइड। ठीक है, तो क्या है कि इस विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, ठीक है, किसी भी स्थान पर इस पृथ्वी के ऊपर ये केंद्र से जितना कोण बनता है, उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी के केंद्र से, मान लेते हैं पृथ्वी के ऊपर कोई भी, जैसे ये वाला कोई स्थान है पृथ्वी के स्थान ऊपर में, ठीक है, तो इसके केंद्र से ये वाला एक लाइन ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसके केंद्र से इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। समझ में आ रहा है, और इन बिंदुओं पर पृथ्वी के ऊपर जो ऐसे लाइन खींचा जा रहा है, हम उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जो विषुवत वृत्त है हम इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके साथ ये तो अगर एक सीधी लाइन बना रहा हूं, तो ये वाला लाइन का इसी के ऊपर है, तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस विषुवत वृत्त के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे एक गोला है हमारे पास ऐसा, ठीक है, इस गोले के आधा हिस्सा को काट दिए, ठीक है, तो आधा गोला जो है ऊपर में ऐसा बनेगा और आधा गोला जो है ऐसे नीचे में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंग्लिश में। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कौन काम करता है, ये विषुवत रेखा करता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा क्या हुआ, समझ में आया ना, जो पृथ्वी के ये मध्य से खींचा गया एक वृत्त, ठीक है, ये विषुवत वृत्त कहलाता है। तो ये बीचों बीच से जो लाइन खींचा जा रहा है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक सिंपल सा सर्कल, इसको बीचों बीच से मैं एक लाइन खींच दिया, तो ये जो लाइन हो गया ये हो गया विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गया, समझ में आ रहा है ना। और कोई भी अब हम ये अब देखिए, इस विषुवत रेखा के ऊपर
हर एक एक डिग्री के एंगल पे जितनी भी ऐसे लाइन खींचा जाएगा हम उसको अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, इस विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे साइड, उत्तर साइड और दक्षिण साइड, जितना भी हम इसके समानांतर लाइन हम ऐसे खींचेंगे वो सब अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर सभी जो लाइन है उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना, इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को, अक्षांश रेखाओं को हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा क्या हो गया, विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी लाइन खींचा जा रहा है ऊपर और नीचे उसको हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर हम ऐसे खींच रहे हैं, देख लिए पूरा ये लाइन को, पृथ्वी के चारों ओर मान लेते हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर जो भी लाइन ऐसे हम खींच रहे हैं, ठीक है, ये पूरा सर्कल की तरह, ये सब के सब क्या है, ये सभी विषुवत रेखा के समानांतर है, क्योंकि हमारे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के हम समानांतर ये सारा लाइन खींच रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समानांतर हर एक डिग्री के एंगल पे जो भी लाइन खींचा जा रहा है वो सब के सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये कोई लाइन नहीं खींचा जा रहा है, एक्चुअली ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये सभी के सभी एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो ऐसे खींचा जा रहा है। अब देखिए, तो हम यहाँ पर अभी तक समझ गए कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं जो है, जैसे हमारा विषुवत रेखा हो गई ये, अब इससे हर एक 0 डिग्री हो गया, इसके बाद ये 1 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते ये पूरा यहाँ तक 90 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे भी अगर हम आएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते हुए यहाँ पर पूरा 90 डिग्री तक ये जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास ये कितना सारा, ये देखिए ध्यान से, ये जितना भी एंगल बन रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये वाले लाइन से 1 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला हमारा 1 डिग्री वाला अक्षांश, ऐसे हम एक अक्षांश वाला लाइन खींच देते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये केंद्र है, केंद्र से ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मैं एक मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक अक्षांश रेखा खींचूंगा, ये मैं ऐसे ज्वाइन किया केंद्र से। ठीक है, और ये जो है मान लेते हैं कि ये 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ आ रहा है ना, 23.5 डिग्री का कोण यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैं ये लाइन जो खींचूंगा अक्षांश रेखा, ठीक है, ये उत्तर की ओर है, तो ये हमारा जो बना, क्योंकि 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 23.5 डिग्री को ऐसे भी लिखा जाता है, ये 23 डिग्री और 30 मिनट, तो 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये नीचे अगर हम यहाँ पे चले जाए, तो अगर मान लीजिए ये वाला जो केंद्र से ये वाला कोण 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर बन रहा है, 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर जो लाइन मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री क्या हुआ, दक्षिणी अक्षांश हो गया, तो हम इसको कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये क्या है, मकर रेखा हो गया, मकर रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक, और जो बीच में ये लाइन है ये क्या कहलाता है, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा कहलाता है। उम्मीद है इतना चीज समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था कि हर एक डिग्री पे ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर ये 0 डिग्री से अगर ऊपर जाएंगे तो टोटल 90 रेखाएं नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि 90 जो डिग्री पे आएगा तो एक पॉइंट की तरह हो जाता है, एक लाइन हम नहीं खींच पाएंगे। तो उत्तर की ओर, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में 89 90 नहीं हो पाएगा, एक कम होगा, क्योंकि जो ये 90 डिग्री वाला पर है वो क्या है, एक पॉइंट की तरह आ जा रहा है। तो इस विषुवत रेखा के उत्तर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध के ऊपर कुल 89 अक्षांश रेखा खींचा जा सकता है। इसी तरह ये विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी 89 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो 89 टोटल 178 अक्षांश रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं, इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या 178 ही होंगे क्या, नहीं, एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक विषुवत रेखा वाला भी तो है, इसको तो हमने जोड़ा है, इसके इधर 89, इसके इधर 89, और ये जो है एक एक्स्ट्रा होगा, तो 178 और प्लस 1 179 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं इस ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, एक आभासी रेखाएं है, इमेजिनरी लाइन है, कोई वास्तविक लाइन नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको अक्षांश रेखा समझ में आया होगा। क्या देखना हमको याद रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये पूरा था अक्षांशों के बारे में।
अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 डिग्री जो होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री अक्षांश को हमने क्या कहा, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर की ओर गए, मतलब उत्तरी अक्षांश, ये इसके ऊपर गए तो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 23.5 डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 23.5 डिग्री और ये 23 डिग्री और 30 ये मिनट का साइन है। तो उत्तर की ओर अगर हम जाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में अगर जाएंगे तो हम उसको कह देंगे मकर रेखा। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, पृथ्वी के ऊपर पूरब से पश्चिम की ओर समानांतर रेखाएं जो खींची गई है 1-1 डिग्री के अंतर पर, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 डिग्री का, मतलब 111 किलोमीटर का अंतर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 2 अक्षांश रेखा, एक पहला अक्षांश रेखा ये है, ये दूसरा अक्षांश रेखा है, इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। ठीक है, इतना मतलब समझ में आया ना। ये जैसे 0 डिग्री है और 1 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश या 1 डिग्री अक्षांश, इनके बीच का अंतर कितना किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का ये अंतर होता है दोनों के बीच का, ठीक है। चलिए हम अक्षांश के बारे में बहुत सारा समझ गए, अब हम चलते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। देखिए ये वाला जो हमारा, ये उत्तरी ध्रुव है, और जो नीचे गई ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल है, ठीक है। देखिए जैसे अब उसमें क्या था, इससे पहले जो हम देखे उसमें हम सभी को ऐसे हम समानांतर खींच रहे थे, पूरब से पश्चिम की ओर हम ऐसे लाइन खींच रहे थे, या पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होते हैं उनको हम उत्तरी ध्रुव से शुरू करते हैं और एक ये दक्षिणी ध्रुव की ओर लाइन जाते हैं, और ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक मैं 2 पॉइंट बना लिया, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल ऐसे बना दिया, दूसरा सर्कल हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी ये है ये कंप्लीट सर्कल को निर्माण करते हैं। जैसे अगर ये मैं पूरा खींचूं तो ये आधा है, ठीक है, और इसके पीछे भी आधा ऐसे ही बना हुआ है। मतलब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं पूरा एक कंप्लीट सर्कल होते हैं, और सभी देशांतर रेखाओं जो पूरा वृत्त बना रहे हैं वो सभी का वैल्यू बराबर होता है, बराबर एक समान के ही वृत्त होते हैं, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। मतलब सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये समानांतर नहीं है क्योंकि एक ही जगह से निकल रहे हैं ऐसे सब, और पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है, ये लाइन जो है इसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं ये जो लाइन है ये इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच एक शहर है, ठीक है ना। वहाँ से गुजरने वाला जो लाइन होता है इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच से शहर से गुजरता है। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को, ठीक है, जैसे इस अर्थ के ऊपर मान लेते हैं कोई भी स्थान ले लेते हैं, मतलब ये स्थान ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीनविच वाला जो ये लाइन है उससे इस जो स्थान की मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो कोणात्मक दूरी होगा, हम उस स्थान का, उस कोणात्मक दूरी को, उस स्थान का हम देशांतर कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि इस बार जो ऐसे लंबवत रेखाएं जो खींचा जा रहा है उसको हम देशांतर का नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूड्स का नाम देते हैं। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये उत्तरी ध्रुव से ऐसे शुरू होती हैं और ये दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और फिर वापस से इधर से नीचे से जाके ये दक्षिणी ध्रुव से जाएंगे और वापस ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं, आधा इधर हुआ और आधा ऐसे पीछे से, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन गया। ऐसे ही इसी तरह बहुत सारे, एक ऐसे लाइन गया और यहाँ से पीछे से एक ऐसे लाइन चला गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि देखिए ये जो अगर ध्रुवों पर देखेंगे तो देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर हमारा विषुवत हो जाएगा, विषुवत रेखा ऐसे, क्योंकि विषुवत रेखा तो ऐसे हम खींचते हैं, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा के पास जब ये देशांतर रेखाएं आती हैं तो उनके बीच की दूरी जो है सर्वोत्तम होता है। तो ये हमारा विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एक मान लेते हैं देशांतर, ये दूसरा देशांतर है, इनके बीच की दूरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर 2 विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.5
2 किलोमीटर होता है। ठीक है, याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ कि दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर का था। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने क्या बताया कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है वो ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। और जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच शहर से गुजर रहा है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, और इस 0 डिग्री देशांतर के जैसे ये फिर समझिए, ये तो दिख रहा है ना, ये रेड कलर का, ये 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच शहर से ऐसे गुजरता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर के पीछे जो ये लाइन जा रहा है ना, जो कि एक पूरा ये सर्कल बनाएगा ये पीछे जाने पर, ठीक है, तो वो जो है उधर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 0 और उधर से कंप्लीट 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, जो कि कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच शहर से गुजरता है। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये 0 डिग्री से पीछे की ओर चला जाता है। ठीक है, पीछे की ओर चला जाता है। जैसे अगर हमारे इंडिया में चले जाएंगे तो इंडिया में जाने पर क्या होगा कि इंडिया के अंदर भी एक समय रेखा है, जैसे कि हमको पता है, तो ये वो भी एक देशांतर रेखा ही है, उसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री जो देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है इंडिया के अंदर, उसको हम भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, IST लाइन कहते हैं, सिंपल इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, IST लाइन कहते हैं, वो 82.5 डिग्री देशांतर, जो मैं आगे भारत के नक्शे वाले में बताऊंगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रहेगा ना? ठीक है, तो आपको अक्षांश और देशांतर रखा है, समझ में आ गई है शायद। ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे ये अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री जो देशांतर है वो ग्रीनविच रेखा है बोल दीजिए। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को अटलांटिक ओशियन में या अटलांटिक महासागर में काटते हैं। यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे कौन सा? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगर आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझ गए हैं तो अब हम शुरुआत करेंगे कि भारत का लोकेशन कहाँ है, भारत के लिए अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है, हम उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया क्या? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री अगर हम ऊपर गए तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर नीचे गए तो मकर रेखा, और ये 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और इसके पीछे 180 डिग्री जो देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। ठीक है, चलिए